हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम जोसरी चौसर का एक फेमस वर्क रहा है उनके फ्रेंच पीरियड का, द बुक ऑफ द डचेस, उसे कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो द बुक ऑफ द डचेस की बात करें तो पहला पॉइंट इसके बारे में आता है कि ये कब लिखा गया। तो ये लगभग लिखा गया था 1368 से 1372 के अराउंड ये वर्क लिखा गया था। प्रोबेबली इसकी डेट मानी जाती है, कोई श्योर डेट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ब्लैंच नाम की लेडी थी जो जॉन ऑफ गॉन्ट की फर्स्ट वाइफ थी, उनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी पर ये लिखा गया था। अब जो मैंने अभी नाम बताया था ब्लैंच, तो ये ब्लैंच नाम की जो लेडी थी इनकी डेथ हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 1368 के अंदर। लगभग 12 सितंबर इनकी डेट मानी जाती है डेथ की, कि 12 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी 1368 में। और शायद जब इनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी थी 1370 के अंदर, तब के आसपास ये पोएम जो है ये लिखी गई थी। और इनके हस्बैंड थे जॉन ऑफ गॉन्ट, फर्स्ट वाइफ जो है इनकी रही हैं ब्लैंच। इनकी रिक्वेस्ट पर ही चौसर ने ये पोएम लिखी थी, द बुक ऑफ द डचेस। और ये चौसर का पहला मेजर वर्क माना जाता है। ध्यान रखना, ये पहला मेजर वर्क माना जाता है। हालांकि ये लिखी गई थी इस एरा के अंदर, इस पीरियड के बिटवीन, लेकिन अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी ये 1532 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये किसको कंपोज की गई थी पोएम, किसके ऑनर में? तो ब्लैंच नाम की लेडी थी, उनके ऑनर में, उनकी डेथ पर ये कंपोज की गई थी। अब ये जो ब्लैंच नाम की लेडी थी, इनकी डेथ किस वजह से मानी जाती है? तो प्लेग की वजह से इनकी जो है डेथ मानी जाती है। प्लेग इनकी डेथ का रीज़न रहा है। और प्लेग भी कब हुआ? इन्हें 26 की एज में अप्रोक्स इनको प्लेग हो गया था, ऐसा माना जाता है। और ये इनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी पर कंपोज की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पोएम के। अब ये जो पोएम है, पोएम की स्टार्टिंग जब होती है तो उसमें एक पोइट होता है या कोई नरेटर या स्पीकर है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो 8 साल से सो ही नहीं पा रहा है। अब 8 साल से सो नहीं पा रहा है तो वो अपने एक सर्वेंट को कहता है कि कोई बुक ला के दो मेरे को, ताकि मैं पढ़ सकूं और ताकि मैं सो सकूं। और रीज़न क्या देता है वो, कि अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो शायद नींद आ जाए, चेस खेलने से तो बुक पढ़ के नींद लेना ज़्यादा बेटर है। हालांकि इसको लगभग 8 साल से नींद नहीं आ रही है, तो वो एक किताब पढ़ता है। अब वो जो किताब पढ़ रहा है उसमें पुरानी स्टोरीज़ का कलेक्शन है। अब उन पुरानी स्टोरीज़ में उसे एक स्टोरी मिलती है जिसमें सीएक्स नाम का एक किंग है और उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ का नाम है एल्सियोनी। एल्सियोनी उसकी वाइफ का नाम है। इन दोनों के बारे में स्टोरी पढ़ता है। अब वो स्टोरी जो स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है, ये बुक के अंदर एक स्टोरी है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? द बुक ऑफ द डचेस नाम की एक पोएम है, उसके अंदर एक नरेटर है, एक स्पीकर है जो बता रहा है कि वो एक स्टोरीज़ की बुक पढ़ रहा है। तो ये स्टोरी विद इन अ स्टोरी है। अब ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें एक किंग है सीएक्स नाम का, और एल्सियोनी उसकी वाइफ है, यानी कि वो क्वीन है। अब सीएक्स जो है उसने समुद्र में अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि वो समुद्र में गया था कहीं पर किसी वजह से, किसी रीज़न से, और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। और फिर ये बताते हैं कि कैसे उसकी वाइफ जो है, यानी कि एल्सियोनी है, वो उसकी एब्सेंस में, अपने हस्बैंड की एब्सेंस में काफ़ी शोक जताती है, सैड रहती है। अब अपने भाग्य के बारे में वो श्योर नहीं थी लेडी एल्सियोनी, तो वो गोडेस होती है, एक गोडेस जूनो। तो गोडेस होती है जूनो नाम की, उसे रिक्वेस्ट करती है, उसे प्रे करती है कि वो उसे ड्रीम में अपने दर्शन दे। और ड्रीम में दर्शन किस चीज़ के दे? अब वो गोडेस जूनो से कहती है कि मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में बताओ, उसके बारे में दिखाओ, और वो भी एक ड्रीम के अंदर। ऐसी वो रिक्वेस्ट करती है। कौन? एल्सियोनी। किससे रिक्वेस्ट करती है? गोडेस जूनो से। तो गोडेस जूनो जो है, उन्होंने मॉर्फियस को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक मॉर्फियस नाम का कैरेक्टर है जिसे बताया गया है गॉड ऑफ स्लीप। तो मॉर्फियस नाम का एक कैरेक्टर है गॉड ऑफ स्लीप जिसे कहा गया है। तो गोडेस जूनो जो है मॉर्फियस के पास एक मैसेंजर भेजते हैं और सीएक्स की बॉडी के साथ और एक मैसेज लेके एल्सियोनी के पास जाने के लिए कहती हैं। अब गोडेस जूनो ने एक मैसेंजर भेजा मॉर्फियस के पास,
और मॉर्फियस के पास क्या ऑर्डर पहुंचाया कि भाई ये जो CX डूब गया था इसकी बॉडी में प्रवेश करके एल्सियोनी के पास एक मैसेज लेके उसके ड्रीम में जाना है तुम्हें। अब मॉर्फियस को क्यों कहा ये, क्योंकि वो गॉड ऑफ स्लीप है, नींद का देवता है, तो सपने ही दिखाएगा ना। तो उसी सपने को दिखाने के लिए, एल्सियोनी को ये सपना दिखाने के लिए गॉडेस जूनो ने कहा, एक मैसेंजर के थ्रू, एक सर्वेंट के थ्रू ये मैसेज भेजा। अब जो मैसेंजर है वो मॉर्फियस को ढूंढता है और जूनो के ऑर्डर्स बताता है। अब मॉर्फियस फिर क्या करता है, वो डूबे हुए जो CX है उसको ढूंढता है, यानी कि उसकी जो सोल है उसे ढूंढता है। और फिर जब सुबह सुबह का टाइम होता है, डॉन का टाइम होता है, उससे भी लगभग 3 घंटे पहले जो है वो उसकी बॉडी को, CX को जो है एल्सियोनी के पास ले जाता है। और जो डेड CX है उसने एल्सियोनी को उसे दफनाने को कहता है फिर, यानी कि वो सपने में है तो डेड जो मरा हुआ CX है वो एल्सियोनी को कहता है कि भाई मुझे दफना देना। और वो कहता है कि अब तुम इस बात को लेकर ज़्यादा दुखी मत होना। और इतने में ही एल्सियोनी अपनी आंखें खोलती है, यानी कि उसका सपना टूट जाता है या सपना पूरा हो जाता है और CX वहाँ से चला जाता है। अब पोइट बताता है कि CX और एल्सियोनी की जो कहानी है वो उसके बाद पढ़ना बंद कर देता है और वो भी खुद एक ऐसा प्रतिबिंब लेने लगता है, एक रिफ्लेक्शन लेने लगता है। अब ये उस नरेटर की बात आ रही है जिसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ये नरेटर जिसे नींद नहीं आ रही थी 8 साल से, उसकी स्टोरी बता रहा है। नरेटर कहता है कि भाई ये जो बुक मैंने अभी पढ़ी है, अगर ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो फिर। अब वो ऐसा रिफ्लेक्शन लेने लग जाता है। अब वो भी चाहता है कि उसके पास भी जून हो या मॉर्फियस जैसा कोई गॉड हो, ताकि वो भी जैसे एल्सियोनी सो गई, उसने सपना लिया, उसी तरह नरेटर को भी नींद आ सके। अब ये नरेटर अपनी नींद के लिए ये चीज़ चाहता है और फिर जैसा ही वो ऐसे सोचता है तो उसे एक नींद आ जाती है। फिर उसके बाद नींद बताता है कि एक शानदार सा बेड होगा जो वो मॉर्फियस को गिफ्ट करेगा अगर भगवान उसकी लोकेशन ढूंढ के उसके पास आ जाए, यानी कि वो जो गॉड ऑफ स्लीप है वो उसे नींद लेने में हेल्प कर दे तो। और फिर जो बुक और अपने थॉट्स में खोया हुआ था वो पोइट, वो अचानक से किताब लिए हुए हाथ में और फिर वो सो जाता है आराम से और फिर वो भी ड्रीम करने लगता है। अब वो ड्रीम क्या करता है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें रिटन टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेन स्टोरी बता दी है, अब पॉइंट के थ्रू पढ़ा देता हूँ। द बुक ऑफ द डचेस अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया 1368 से 1372 के अराउंड ये लिखी गई थी और पब्लिश कब की गई थी, 1532 में। अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि जो ब्लेंच नाम की लेडी थी उसकी डेथ के 2nd एनिवर्सरी पर ये पोएम जो है वो लिखी गई थी और चौसर साहब ने अपने फ्रेंच पीरियड में ये पोएम लिखी थी। So this book was written on the death of Duchess Blanche, who was the wife of John of Gaunt। ध्यान रखना है जॉन ऑफ गॉन्ट और जो चौसर हैं वो एक टाइम पर साडू बाई भी रहे हैं। जो इनकी 3rd वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की, उसकी सिस्टर ही चौसर की वाइफ थी और ये पैट्रन था, चौसर का संरक्षक था। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की फर्स्ट वाइफ थी ब्लैंच। इसने सोचा था कि ये इसे पूरा सम्मान देगा, हालांकि इसने शादी भी की जॉन ऑफ गॉन्ट ने उसके बाद, लेकिन अपनी फर्स्ट वाइफ को इन्होंने पूरा सम्मान दिया था। शी बिलोंग्स टू लेंसेस्टर। अब डचेस थी जो ब्लैंच, वो लेंसेस्टर से बिलोंग करती थी, लेंसेस्टर की रहने वाली थी। जॉन ऑफ गॉन्ट जो है वो ड्यूक था लेंसेस्टर का। और जॉन ऑफ गॉन्ट की अगर हम बात करें तो ये 4th सन था एडवर्ड 3rd का, 4th सन ऑफ किंग एडवर्ड 3rd मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था, ये जोफ्री चौसर के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो उसमें इस चीज़ के बारे में बताया था कि चौसर ने 3 राजाओं के टाइम पर अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड की थी, तो उनमें से एक किंग ये भी थे। नाउ दिस बुक इज़ एन एलेजी, ये एक एलेजी भी है और एक एलेग्री भी है नेचर में, ये मैंने आपको बता दिया है। लगभग 1300 से ज़्यादा इसमें लाइंस हैं। एंड इन दिस बुक चौसर यूज़ ओटावा राइमा। इम्पोर्टेंट है, चौसर ने पहली बार ओटावा राइमा कब यूज़ किया, तो पहली बार उन्होंने अपनी एक किताब द बुक ऑफ द डचेस में ओटावा राइमा का यूज़ किया था। ओक्टा सिलेबिक कपलेट्स में ये लिखी गई है पोएम, ओक्टा सिलेबिक कपलेट्स।
क्या मतलब हुआ कि 2 लाइन का स्टेंजा होगा और ईच लाइन यानी कि हर एक लाइन में कितने सिलेबल होंगे, 8 सिलेबल्स होंगे। 8 syllables will be there in each line and there will be 2 lines stanza। तो ये ऑक्टा सिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है। अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल लें तो जॉन लेडगिट नाम के एक हुए हैं राइटर, उनकी एक स्टोरी थी अ कंप्लाइंट ऑफ अ लवर्स लाइफ। वो इसी बुक पर बेस्ड है, इसी स्टोरी पर बेस्ड है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ द बुक ऑफ द डचेस बिगिंस विद अ मैन हु कैन नॉट स्लीप। जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि एक नरेटर है जिसे नींद नहीं आ रही है, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड हिज हैवी थॉट्स एंड फैंटेसीज आर सो डिस्टर्बिंग दैट ही हैजंट स्लेप्ट फॉर 8 years। अब उसके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी हैवी हैं, काफ़ी भारी भारी उसे ख्याल आते हैं, काफ़ी फैंटेसीज हैं उसकी, यानी कि काफ़ी कल्पनाएं करता रहता है वो, और उस वजह से वो इतना डिस्टर्ब रहता है कि वो लगभग 8 साल से सो नहीं पा रहा है। He fears he will die of his insomnia, so he asks a servant to bring him a book to read, which he calls a romance, a medieval European genre of literature often about knights and their adventures. He says that it is better to read than to play chess to try to fall asleep। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है इसके लिए कि अब वो जो बंदा है उसे एक डर है इंसोम्निया का। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना, उस चीज़ का डर है। इसीलिए वो अपने एक सर्वेंट को, अपने नौकर को कहता है कि मेरे को एक बुक ला के दो पढ़ने के लिए। अब वो बुक लाने के लिए कहता है, वो किस पर बेस्ड कहता है कि जिसमें कोई रोमांस हो। रोमांस का मतलब है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि जिसे पढ़ने के लिए उसे काफ़ी उत्सुकता हो। रोमांस का एक्चुअल मीनिंग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, कि वो एक रोमांस बुक हो और उसमें जो लिटरेचर है वो मेडाइवल यूरोपियन जॉनर का हो, जो जिसमें कि अक्सर नाइट्स के बारे में और उनके कारनामों के बारे में, ये नाइट्स यानी कि शूरवीर, उन शूरवीरों के बारे में और उनके जो भी एडवेंचर्स थे, उनके कारनामे थे, उसके बारे में बताया जाए। और उसके बाद क्या है कि उनका क्या मानना है कि चेस खेल के नींद लेने की बजाय बुक पढ़ते पढ़ते सोना ज़्यादा बेटर है, सोने की कोशिश करना वो ज़्यादा बेटर मानते हैं। किसके बजाय में कि या तो चेस खेल के सो जाओ। इनका यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि चेस खेलने वाले को तो अपने मूड रहता है, लेकिन बोरियत भी आती है एक टाइम पर, अगर लंबा मैच हो जाता है उसमें। तो चेस की बोरियत की बजाय हम पढ़ कर नींद लें तो वो ज़्यादा बेटर मान रहे हैं इस चीज़ को। नाउ ही रीड्स अबाउट अ फिक्शनल किंग। अब वो जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें वो एक फिक्शनल किंग के बारे में पढ़ते हैं, और उन किंग का नाम क्या है, सेक्स, हु सेट्स सेल फॉर एन एडवेंचर एट सी एंड इज ड्राउन्ड इन अ स्टॉर्म। द क्वीन एल्सियोनी वेट्स फॉर हिम टू रिटर्न एंड व्हेन ही डजंट शी ग्रीव्स इनकंसोलेबली। अब एक फिक्शनल किंग के बारे में बताया है जिसका नाम है CX। वो जाता है, और वो कहाँ पर जाता है कि एक समुद्र यानी कि सी वॉयज पर जाता है, समुद्र के पास जाता है, और वहाँ पर कोई साहसिक कार्य, एडवेंचरस वर्क करने के लिए वो वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या आ जाता है, एक स्टॉर्म आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। स्टॉर्म आ गया, वहाँ पर ये ड्राउन यानी कि डूब गया, और डूबने की वजह से इसकी डेथ हो गई। अब जो क्वीन थी एल्सियोनी, वो उसका वेट करती रहती है कि मेरा पति अब वापस आएगा, लेकिन जब वो नहीं वापस आता उसका पति, तो वो काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी गम में डूबी रहती है, और दुख की वजह से ही बैठी रहती है। नाउ शी बेग्स द गॉडेस जूनो। ये सारे कैरेक्टर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं मैंने। तो ये गॉडेस जूनो, शी बेग्स द गॉडेस जूनो टू लेट हर सी व्हाट हैपन टू हर हस्बैंड इफ ओनली इन अ ड्रीम शी वॉज टू गिव हर टोटल डिवोशन टू द गॉडेस इफ शी ग्रांट्स हर विश। अब यहाँ पर क्या होता है, वो गॉडेस जूनो से एक रिक्वेस्ट करती है, एक विनती करती है कि चाहे सपने में ही सही, लेकिन उसके पति के साथ जो भी हुआ है वो उसे देखने की इजाज़त दे, या फिर गॉडेस जूनो ऐसा करे कि वो सारी चीज़ें वो सपने में देख सके कि किस तरह से इसके हस्बैंड के साथ क्या क्या हुआ। और वो ये शपथ लेती है कि अगर उसकी इच्छा ये पूरी हो जाती है तो वो उस गॉडेस, उस देवी को यानी कि गॉडेस जूनो को अपनी पूरी भक्ति समर्पित करने की वो शपथ लेती है, वो करती है। शपथ लेना कहते हैं इसे, या कसम खाना भी कह देते हैं हम।
Now the goddess causes Alcyone to fall into a deep sleep and summons Morpheus, the god of sleep. यहाँ पर कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें पर्टिकुलरली मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन्हें कवर कर रहा हूँ. तो मॉर्फियस हैं गॉड ऑफ स्लीप. तो to go find the king on the ocean floor, inhabit his body and make him appear to Alcyone in a dream so that she sees that he has drowned. He does so and Alcyone dies if of grief 3 days later. Important line है. अब गोडेस एल्सियोनी को जो है गहरी नींद में सुला देती है. गोडेस कौन सी? गोडेस जूनो. ये एल्सियोनी को गहरी नींद में सुला देती है और जो गॉड ऑफ स्लीप है मॉर्फियस, उसको कहती है कि भाई तुम समुद्र तल पे जाओ, वहाँ पे इसका जो राजा है सीएक्स उसे खोजो, उसके शरीर में जाओ, फिर एल्सियोनी के सपने में आओ और उस राजा को भी उसके सपने में दिखा दो कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ताकि वो देख सके कि सीएक्स जो है वो अब डूब चुका है, उसकी मौत हो चुकी है. अब मॉर्फियस जो है वो ऐसा ही करता है, यानी कि गोडेस जूनो के ऑर्डर को फॉलो करता है मॉर्फियस. और ये सब देखने के बाद एल्सियोनी जो है वो 3 दिन तक ही जिंदा रहती है और इस दुख में कि उसका पति डूब के मर चुका है, वो भी 3 दिन बाद मर जाती है. नाउ द नरेटर और द स्पीकर ऑफ द पोएम figures that if a god helps Alcyone fall asleep and dream, maybe a god would do the same for him. अब ये जो स्टोरी है द बुक ऑफ द डचेस, इसका जो नरेटर है, इसका जो स्पीकर है, वो सोचता है कि अगर कोई देवता जो है एल्सियोनी को उसकी नींद लेने में और सपने देखने में मदद कर सकता है, तो शायद कोई गॉड मेरे लिए भी ऐसा ही कर दे. वो भी ऐसा विश करता है. So he sends a plea up to the gods that he will reward them with the most luxurious gold-painted bedchamber, with a bed of those finest down, with covers embroidered with the finest thread of pure gold. If they will help him sleep, he immediately falls asleep and has a vivid dream. अब भाई क्या होता है, वो गॉड से प्रार्थना करता है, गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि यदि ये गॉड जो हैं वो उसे भी नींद लेने में, उसे भी सोने में मदद करेंगे, तो वो जो बंदा है, वो जो नरेटर है, वो उन गॉड्स को सबसे शानदार गोल्ड से रंगे हुए बेडरूम देगा, बेहतरीन बेड देगा जो नीचे फ्लोर वाला हो, प्योर गोल्ड के बेहतरीन शानदार थ्रेड से कढ़ाई किए हुए कवर जो है वो भी गिफ्ट करेगा. और ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत उसे नींद आ जाती है और वो एक शानदार सा सपना भी देखता है, एक विविड ड्रीम भी लेता है. नाउ फर्स्टली द नरेटर हियर्स द बर्ड सिंगिंग द स्वीटेस्ट सिम्फनी he has ever heard. He is lying in a room whose walls have pictures of all the characters of the great European epic poems. अब ये जो नरेटर है उसको नींद आ गई और नींद में ये अब सपना ले रहा है. और सपने में क्या होता है, सबसे पहले जो नरेटर है वो बर्ड्स के जो सबसे शानदार, सबसे मधुर जो सिम्फनी है उसे गाते हुए सुनता है. सिम्फनी एक म्यूजिकल कंपोजिशन है, उसे सुनता है. और उसके बाद वो एक ऐसे कमरे में लेटा हुआ है जिसकी दीवारों पर शानदार महान यूरोपियन एपिक जो पोएम्स रही हैं अभी तक की, जो इस टाइम पर ये बुक लिखी गई थी, यानी कि 1368 से 1372 के अराउंड से पहले जो शानदार बुक्स लिखी गई थी, जो यूरोपियन एपिक पोएम थी, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसकी तस्वीरें लग रखी हैं. ऐसे एक रूम में ये सो रहा है, लेटा हुआ है, ये एक सपना देख रहा है. अब उसमें जो ट्रोय से रिलेटेड, ट्रोजन वॉर से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स थे, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बताया गया है, क्योंकि हमने होमर के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी और होमर के जो ट्रोजन वॉर से रिलेटेड पोएम्स थी उसके बारे में बात की है. तो उससे रिलेटेड भी सारे कैरेक्टर्स जो हैं उसकी तस्वीरें भी इस रूम में लगी हुई हैं. ऐसा उसे ड्रीम आता है. तो इसी के साथ ये जो पोएम है द बुक ऑफ द डचेस, ये कंप्लीट होती है. चौसर के बारे में और जानकारी के लिए हमारी प्लेलिस्ट है अलग से, ऑल अबाउट ऑथर्स, उसमें चौसर के बारे में काफ़ी जानकारी है और उसके अलावा ये इनकी पोएम है. आगे की वीडियोस में मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियोस में काफ़ी जानकारियाँ भी होंगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.